दोस्तों, मैं एक बार पुनः सुनील क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोगों ने आपसे कहा था कि जब पेट का एग्ज़ामिनेशन आएगा तब हम लोग इसकी टेस्ट सीरीज़ लेकर आएंगे। तो उसी के अंतर्गत हम लोग जो है पहली टेस्ट सीरीज़ जो है वो लेकर आए हुए हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि पेट में अगर आप 70 नंबर से अब नंबर नहीं पाते हैं तो आपका अन्य पेपरों को दे पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप 70 टू 80 नंबर की तैयारी करके चलिए, तभी आप जो है अच्छे नंबर, तभी आप जो है आगे फिर अच्छा गेन कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा देर करते ना हुए पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है कि मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था। तो पहला ऑप्शन हमारा है हुमायूं, दूसरा अकबर और तीसरा जो है जहांगीर और चौथा शेरशाह। तो आपको पता होगा कि जो है शेरशाह एक ऐसा राजा था जिसके समय में भारतीय मुद्रा के इतिहास में काफ़ी परीक्षण हुए थे, परीक्षण का काल कहलाता था। तो यही था जिसने रुपया नामक सिक्का जो है वो निर्गत किया था। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका शेरशाह। दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो मोहम्मद गजनी का जो दरबारी इतिहासकार था वो हसन निजामी था, उत्सी था, फिरदौस था या चंदउबरदाई था, चंदुबरदाई। तो इसमें जो था वो हसन नहीं था, फिरदौसी नहीं था, ये कौन था, उत्सी था। उत्सी मोहम्मद गजनी के दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, मोहम्मद गजनी का जो था दरबारी इतिहासकार में इसका नाम है। जबकि फिरदौसी जो था, फिरदौसी इसका जो था लेखक था। ठीक है, शाहनामा के लेखक फिरदौसी थे। अलबरूनी सी आदि विद्वान थे। तो ये जो थे लेखक थे, जबकि ये जो दरबारी इतिहासकार था कौन, उत्सी। ठीक, दूसरे आंसर पे जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उत्सी। ठीक, बी सही होगा। प्राचीन पतन प्रहार किसके तट पर स्थित है। प्राचीन पत्तन जो है पुहार जो है वो आपको शायद पता ना हो, कावेरी नदी जो है इसके तट पे जो है प्राचीन पत्तन जो है पुहार, जो कांकदी, इसको पुहार को कांकदी भी कहते थे। क्या कहते थे, कांकदी। ठीक, कांकदी बंदरगाह कावेरी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, और चौल शासकों के काल में ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, क्योंकि यहाँ से चौल शासक जो थे वो लंका तक पे युद्धबंदियों को ले आने का कार्य इसी बंदरगाह से किया करते थे। तो आप याद कर लीजिएगा कि पत्तन जो है, इसका पत्तन पुहार जो इसका नाम काकदी। ठीक है, तो दूसरे का जो तीसरा क्वेश्चन है इसका आंसर बी हो जाएगा, काकदी, कावेरी नदी के उस पर है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। तो महावीर स्वामी को किस नदी के, तो आप लोग सबको पता होगा, स्वर्ण संस्कृता, पालसनी, गंगा या ऋजुपालिका। तो सबसे अब ऋजुपालिका इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको जो है वो ज्ञानोदय प्राप्त हुआ, मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म जो था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या, तिसला था। ठीक, कहाँ हुआ था, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, मृत्यु कहाँ, पावा में हुई थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। राख का टीला निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला जो है किससे संबंधित है, बुधिहाल, संगनकल्लू या कोलिडवा या ब्रह्मगिरी से। तो राख का किला इसमें से किससे संबंधित है, आपका संगनकुल्लूर। अब संगनकुल्लूर आ गया, तो संगनकुल्लूर के बारे में भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जान लेते हैं। संगनकुल्लूर जो है कर्नाटक के मैसूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये संगनकुल्लूर, कर्नाटक के मैसूर में। तो बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नौपाषाण पुरास्थल है, ये राख का टीला मिला है। ये संगनकुल्लूर जो है ये मैसूर का एक वेल्लारी जनपद है, वहाँ पे संगनकुल्लूर नौपाषाण का टीला है, राख का टीला पाया गया है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव तत्व का प्रारंभ हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। भारत परिषद अधिनियम 1961, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी 1892 में। 1892 में जो मांग होने लगी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपको पता है, 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद जो है ये ब्रिटिश संसद में मांग करी जाने लगी कि परिषद अधिनियम को लाया जाए। तो उसी के अंतर्गत ब्रिटिश संसद ने जो है
क्योंकि संवैधानिक सुधारों को करना था तो ब्रिटिश संसद ने जो है 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पारित किया। और इसमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सदस्यों की संख्या क्या थी। तो इसमें सदस्यों की संख्या पहले बार जो परिषद अधिनियम बना था उसमें सदस्यों की संख्या मिनिमम 10 हो सकती। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, मतलब गांधी जी ने का क्या उद्देश्य था नमक सत्याग्रह शुरू का। तो पहला था नमक कानून का निरस्त करना, सरकार के सत्ता को कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत या भारत के लिए पूर्ण स्वराज। तो आपको पता होगा कि गांधी जी का नमक कानून जो था वो 12 मार्च 1930 से लेकर 240 किलोमीटर वो पैदल चल के 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचे थे। और ये क्या था, नमक कानून को निरस्त करने से संबंधित था। ठीक है, 78 सहयोगियों के साथ ये जो थे नमक कानून को इन्होंने तोड़ा था। ठीक है, डांडी नामक स्थान पे। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी 1900 में, 1901 में, 1902, 1985 में। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? इंडियन होम रूल सोसाइटी जो थी वो इसकी स्थापना जो की गई थी वो 1905 में की गई थी। 1904 भी आता है, 1900 वैसे की तो गई थी, 1904 में इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ, 1904-05 में इसकी इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ ऑप्शन जो होना चाहिए 1905 होना चाहिए। 1904-05 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, इस यहाँ पे 1905 होना चाहिए। ठीक है, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी होम रूल सोसाइटी की। ठीक है ना, और ये कहाँ पे हुई थी होम रूल सोसाइटी? लंदन में हुई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। ये जो थी ये इंडिया हाउस नामक जाना जाता, इसे इंडिया हाउस नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो सोशोलॉजिस्ट का यहाँ से एक समाचार पत्र था जिसका नाम था सोशोलॉजिस्ट। ठीक, उसका भी प्रकाशन यहाँ से किया जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 में। ठीक, अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, किस कांग्रेस अधिवेशन में 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? तो किस, कलकत्ता, बेलगाम, कराची या बनारस? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बनारस का जो हुआ था। वहाँ पर जब 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन, बनारस का अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को चालू करने के लिए किया गया था। ये 19 जुलाई 1905 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे, और उसी समय ये किया गया था कि स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई थी। ठीक, तो 1905 में। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है कि जो बनारस था उस 1905 में इसका अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। जो गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु दंतक पुत्र के उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को उपरांत उसके अपने कब्जे में ले लिया? फिर बाद में क्या किया, दंतक पुत्र से उनसे या और राज्य को अपने कब्जे में वंचित किया और राज्य को अपने, तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था वो भारत का क्या था? भारत का गवर्नर था ना, भारत का गवर्नर जनरल था। और ये 1848 से 1856 तक, आप कहेगा 1848 से 1856 तक जो था ये ब्रिटिश साम्राज्य से हड़प नीति इसी की थी हड़प नीति इसकी थी। ठीक है, लागू की। इस नीति के तहत भारतीय राजाओं को पुत्र न होने की स्थिति में गोद लेने का अधिकार नहीं था तथा अंततः राज का विलय कर लिया जाता था। मतलब अगर आप उनके पास, अगर किसी भारतीय राजा के पास अपना पुत्र नहीं तो दंतक पुत्र ये नहीं ले देते, तो डलहौजी की हड़प नीति जो थी यही थी। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक, लागू कर दिया था, हड़प नीति जिसे कहते थे। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 क्या हमारा है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र, यांगत्से या हुआंगहो। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्से है। इसकी लंबाई जो है वो 6300 किमी है, 6300 किमी। यांगत्से की लंबाई 6300 किमी है। ठीक है,
इसका बहाव जो है यांगटीसी जो है सब 6300, या आप ये जानते रहिए कि ये तीसरी सबसे लंबी, ये मतलब विश्व की तीसरी अगर विश्व की पहली नदी की बात की जाए तो कौन है, नील है। दूसरी की बात की जाए कौन है, अमेजन है। और तीसरी की बात है कौन है, यांगटीसी है। इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, बृहद ज्वार आता है जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा समकोण होते हैं, जब तेज़ हवा चलती है, जब रात में ठंड हो जाती है। तो जब सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। ठीक है, बृहद ज्वार जो होता है जब सूर्य और चंद्रमा, इसकी 3 स्तर ज्वार 2 प्रकार के होते हैं, एक बृहद ज्वार होता है और एक लघु ज्वार होता है। 2 प्रकार का बृहद और लघु 2 प्रकार ज्वार। जब बृहद ज्वार कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों सीध में होते हैं, उस स्थिति में जो होता है ये बृहद ज्वार या सजगी हो जाते हैं। इसको एक और नाम से जाता है सिजगी के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो होता है लघु ज्वार जो होता है, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण की स्थिति में होते हैं तो लघु ज्वार आता है। तो दोनों ज्वारों को आप जानते नहीं कि बृहद ज्वार कब आता है, जब तीनों एक लाइन में होते हैं, और जब लघु ज्वार जब होता है जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी समकोण पे होते हैं। समकोण मीन्स 90 डिग्री पे। अच्छा, तीसरा, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। भारत में जो विक्षोभ होते हैं वो होते हैं अरब सागर में, भूमध्य सागर में, आर्कटिक सागर में या हिंद महासागर में। तो आपको पता होगा कि जो विक्षोभ होते हैं भारत में प्रवेश करने वाले, वो कहाँ से होते हैं, वो भूमध्य सागर से होते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर में होते हैं। भारत के उत्तरी पश्चिम में शीतकाल में होने वाली वर्षा का संबंध शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से उत्पन्न होता है। ठीक है, ये चक्रवात जो होते हैं भूमध्य सागर से उत्पन्न होकर भूमध्य पूर्व के जो देश हैं, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होकर भारत तक आते हैं। और भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य क्या है, उत्तर पश्चिमी राज्य कैसे है, अगर आप जैसे भारत का मैप आप देखेंगे तो उत्तर पश्चिमी राज्य, जब नीचे वाला ये हिस्सा आप करेंगे वी आकार का, तो उत्तर पश्चिम किधर पड़ेगा, उत्तर पश्चिम ये राज्य पड़ते हैं ना, ये उत्तम पश्चिम राज्यों में क्या करते हैं, ये वर्षा करते हैं और रबी की फसलों का व्यापक लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, बस ठीक, इतनी चीज़ आप जानते रहिए इनके बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारत की अवस्थिति। अब भारत की स्थिति को पूछा गया है कि भारत की स्थिति क्या है अक्षांश और देशांतर में। तो अक्षांश और देशांतर देखिए क्वेश्चन आ गया। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट और 3 सेकंड तक है, या देशांतर में 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 54। देखिए मैंने आपको एक नंबर बताया था 97 54 97। ठीक है, तो उसी तरीके का यहाँ पे जब आप देखेंगे कि मोबाइल नंबर से आपको याद अगर आ जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, अक्षांश 8 अंश 4 मिनट से लेके, देखिए इसमें एक चीज़ की फाल्ट ए तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए वहाँ पे 37 अंश 6 मिनट और 3 सेकंड की बात की जा रही है, जो कि जो है संभव नहीं है। ठीक है, 37 जो कि संभव नहीं है। अच्छा, बी में आते हैं। बी में क्या है, 8 अंश 4 मिनट से उत्तर से लेकर 37 अंश 6 मिनट दक्षिण तक, यहाँ तक तो सही है। आगे चलते हैं, देशांतर में 68 अंश 7 मिनट पूर्व में से 97 अंश 25 मिनट जो है वो क्या है, वो पश्चिम तक है। 97 अंश पश्चिम तक है। तो इसमें देखिए क्या है कि ये पश्चिम नहीं पूर्व हो जाएगा। जो ये लास्ट में दिया हुआ है कि 97 अंश 25 मिनट, ये पश्चिम नहीं होगा, ये पूर्व हो जाएगा। और 68 अंश 7 मिनट ये पूर्व रहेगा ही, ये पश्चिम हो जाएगा। ठीक, मतलब 8 अंश 4 मिनट उत्तर से, ठीक 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट ये आपका हो जाएगा दक्षिण। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से ये दक्षिण, और उत्तर दक्षिण, मतलब इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट तक, और देशांतर में 68 अंश 60 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट तक। ठीक है, अगला 15 क्वेश्चन, जनगणना 2000 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना प्रतिशत है। तो सकल आबादी का पूछा गया है कि कितना प्रतिशत है। आपको ये पहले पता होना चाहिए कि हमारी जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 1 अरब 40 करोड़ के करीब हो चुकी है। तो इनका जो 29%, 30%, 31% या 32%, तो ये क्या है, ये आपका 31% है। कितना है, 31% के करीब है। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर अगला क्वेश्चन पे जाते हैं, साख पर LIC दिया जाता है
LIC जो है वो कि एक निर्यातकर्ता को एक आयात करता ही सीमा शुल्क की अधिकारियों द्वारा या जहाजी कंपनियों द्वारा। तो LIC साख पत्र जो होता है वो किसको दिया, साख पत्र जो होता है क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है, ये हमेशा आयातकर्ता को दिया जाता है। इस साख पत्र को क्या किसको दिया जाता है, ये आयातकर्ता को दिया जाता है। मतलब 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में 16 में बी आंसर सही होगा। ठीक है, बी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश द्वारा औद्योगिक विकास निगम स्थापित है कहाँ, कानपुर, आगरा, लखनऊ या फिर नोएडा में। तो कहाँ पर स्थापित है, जो विकास निगम है औद्योगिक, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास जो मुख्यालय जो है वो कानपुर में है। ठीक है, ये कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक, मतलब ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, राष्ट्र नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। राष्ट्र के नियोजन में, राष्ट्रीय नियोजन की रोलिंग प्लान जो आया था ये 1978 में आया था। ठीक है, 1978 में आया था। इसे गुन्नार मॉडल द्वारा प्रस्तुत रोलिंग प्लान था। गुन्नार एक थे, तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, जनता सरकार द्वारा लाया गया था, या राष्ट्रीय फ्रंट सरकार द्वारा, राजीव गांधी। तो ये जनता सरकार द्वारा जो रोलिंग प्लान था ये जनता सरकार द्वारा 1978 में इसको लाया गया था। जनता सरकार थी वहाँ पे और इसे लाया गया था, गुन्नार मॉडल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही इसको बनाया था रोलिंग प्लान को, प्रथम बार जनता सरकार द्वारा लाया गया था 1978 में, याद रखिएगा। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तार माप माना जाता है। तो M1, M2, M3, M। तो देखो ये विस्तार जो माप होता है इसका एक फॉर्मूला होता है कि M3, क्या होता है फॉर्मूला इसका, M3 इज इक्वल टू M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा, बैंक की प्लस बैंक की सावधि जमा। ठीक, तो अब इसी में होता है, तो जब M1, तो मतलब ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये M3 द्वारा लाया जाता है। ठीक है, ये M3 द्वारा होता है, कॉमर्स का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा M3। M3 इज इक्वल टू होता है M1 प्लस बैंकों की सावधि जमा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित सर्वेक्षण संबंधित है, योजना आयोग से, वित्त मंत्रालय से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से या वित्त आयोग से। तो ये किससे संबंधित है, जो है भारत में सर्वेक्षण, जो आर्थिक सर्वेक्षण करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। ठीक है, और ये वित्त मंत्रालय की स्थापना जान लीजिए 29 अक्टूबर 1946 में हुई थी। ठीक है, वित्त मंत्री इस समय कौन है, निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप जानते रहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भारत में स्थानीय शासन में संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, पहला क्या है, ML सिंघवी समितियाँ इसमें पूछ लिया। दूसरा क्या है, PK मेहता समिति। तीसरा अशोक मेहता समिति और JKVV राव समिति। अच्छा, भारत सरकार ने क्या किया था कि जनवरी 1956 में सबसे पहले क्या किया था, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था। ठीक है, बलवंत राय 56 में जो थी बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था। ठीक, तो उसके बाद जो है बलवंत राय मेहता, जो कि ऑप्शन में हमारे नहीं है, शायद बलवंत राय मेहता नहीं है, अशोक मेहता हैं। तो अशोक मेहता समिति, माफ़ करिएगा, ये अशोक मेहता समिति की स्थापना 1956 में हुई थी। उसके बाद JKV राव समिति आती है, उसके बाद JKV राव समिति आती है। अशोक मेहता समिति की स्थापना बलवंत राय मेहता सबसे पहले 1956 में, तो अशोक मेहता समिति जो थी वो 1977 में की गई थी। और 1985 में जो है JKV राव समिति की स्थापना की गई थी। और 1987 में जो है वो LV सिंघवी समिति की स्थापना की गई थी। ठीक, तो सबसे पहले कौन है, अशोक मेहता आ जाएंगे, तीसरा अशोक मेहता समिति हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या, JV राव, क्योंकि 1985 में की गई थी। ठीक, उसके बाद JV राव आ गए, तो चौथा। उसके बाद क्या आ जाएगा 1987 में जो है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थान पुनरुद्धार पर LN सिंघवी, जो पंचायती राज सुधार है उससे LV सिंघवी समिति है, 1987 में की गई। तो और लास्ट जो समिति आती है वो क्या है, वो आती है आपकी
आपकी पीके थुगन समिति, ये 1988 में की गई थी। तो ये जो समिति हैं ये तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान संशोधन के लिए लाया जा सकता है विधेयक जो होता है कहाँ? केवल लोकसभा में, केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा, या लोकसभा राज्यसभा, या लोकसभा या राज्यसभा, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसमें क्या है कि इसमें लोकसभा या तो राज्यसभा दोनों में से किसी में अनुच्छेद 368 के तहत लाया जा सकता है। भारत मीन्स सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन, भारत के संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ काल है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, जापान से, दक्षिण अफ्रीका, उपयुक्त में से कोई। ये जो शून्यकाल है ये उपयुक्त में से किसी से नहीं लिया गया है। ठीक है, इसे भारत की देन है। ये जो शून्यकाल है भारत की देन है। इसे शून्यकाल संसदीय प्रक्रिया भारत की देन है तथा ये 1962 में जो है पहली बार जो है इसे लाया गया था। ठीक है, शून्यकाल क्या होता है? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है शून्यकाल। ठीक है, 12 बजे से लेकर 1 काल, ये प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य का समय शून्यकाल। प्रश्नकाल और कार्यक्रम, जो कार्यक्रम तय होता है उसके मध्य का समय 12 से 1 बजे का समय शून्यकाल कहलाता है। ये भारत की देन है। तो 23 में क्या हो जाएगा आपका? 23 में आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसके भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? तो नागरिकता की राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, भारत और अन्य देशों की दोहरी नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। आपको मैंने नागरिकता चैप्टर पर नागरिकता के अब संविधान के भाग 2 का अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का है। और ये जो नागरिकता ली गई है ये कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संपूर्ण भारत में एकल नागरिकता भाग 2 5 से अनुच्छेद 5 से 11 तक है और ब्रिटेन से लिया गया। इतनी चीज़ें आप बस याद रखिएगा नागरिकता में। आगे क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसके जो थे सरदार वल्लभ भाई, प्रांतों को जो जोड़ने का काम किया था। आपको पता होगा कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ना होते तो प्रांतीय संविधान प्रांतों को जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता। ठीक है, अम्बेडकर, अच्छा बी आर अम्बेडकर जी किस समिति के अध्यक्ष थे? तो बी आर प्रारूप समिति के बी आर अम्बेडकर थे। राज्यों के लिए समझौता समिति जो थी जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के भी अध्यक्ष, संघ संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नियम समिति के अध्यक्ष थे। फिर आगे आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का, आपका 25 का डी हो जाएगा। ठीक, आगे चलें। हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारे शरीर में जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से, हमारे शरीर में जो रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, आगे चलें क्वेश्चन, क्योंकि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जानते हो है ना। सिस्टोलिक जो होता है 110 से 130 Hg होता है, मिमी के करीब होता है, और डायस्टोलिक क्या होता है 70 से 80 होता है। ठीक, तो और इसको सिग्नोमीटर से क्या मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, जीव विज्ञान का नाम दिया था। जीव विज्ञान का नाम किसने दिया था? जीव विज्ञान का नाम, क्वेश्चन नंबर हाँ, जीव विज्ञान का नाम अरस्तु ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या लिनियस ने। तो जीव विज्ञान का जो नाम दिया था वो किसने? लैमार्क ने दिया था। ठीक है, जीव विज्ञान का नाम लैमार्क ने दिया था। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है वो 28, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बन यौगिक ग्लूकोज, फैक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज। तो प्रकृति में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो फैक्टोज पाया जाता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित होता है सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से या भूतापीय ऊर्जा से। तो फोटोवोल्टिक जो सेल होता है वो किससे? सौर ऊर्जा से संबंधित होता है। आगे, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो आप जानते हैं प्रकाश की समय की, प्रकाश की प्रवणता की, खगोलीय दूरी। तो आप जानते हैं प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। ठीक है, खगोलीय दूरी नापने की इकाई। फोटोसेंसिक सेल जो होता है वो किससे संबंधित है? वो भूतापीय ऊर्जा से। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? फैक्टोज पाया जाता है। तो ये 3 बातों को आप याद रखिएगा। 2 अंक वाली संख्या को 18 जोड़ने पर, अच्छा मैथ पे आप हम आ जाते हैं। अब हमारा जो है ये जीएस वाला, जो जीएस वाला पोर्शन है वो ख़त्म हो गया। अब मैथ पे आ जाते हैं। मैथ क्या है? 2 अंकों को
दो अंकों वाली संख्या को 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं और अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या ज्ञात कीजिए। 42, 18, 32 और 24। तो इसको आप जो है सपोज कर लो, माना एक संख्या क्या है, x है, और एक दहाई का अंक, इकाई का अंक हमने मान लिया x है। क्या है मान लिया हमने, इकाई जो है, एक संख्या इकाई, ठीक, इकाई हमने मान ली क्या है x, और दहाई मान ली, दहाई हमने मान ली y, ठीक। अब जब हमने दोनों चीज़ में संख्या मान लिया 10 प्लस क्या हो जाएगा, ये 10 प्लस 10y प्लस x, ठीक, दहाई और प्लस इकाई, और फिर एक बार हम क्या कर लेंगे xy इक्वल टू 8, क्योंकि दिया है 8 अंकों का गुणनफल कितना है 8, और जोड़ कितना है ये 18 है। तो हमने क्या किया, एक प्रमेय बना लिया। हमने क्या किया, मैं 10y प्लस x और प्लस 18 इज इक्वल टू 10 इक्वल टू, यहाँ से करते हैं 10x प्लस y, ठीक, 10x प्लस y। तो यहाँ से क्या हमारा आ जाएगा, यहाँ से हमारा आ जाएगा 9x प्लस y, 9y, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, x माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा x क्या था, समीकरण 1 था x y इज इक्वल टू 8 था, तो हमने समीकरण 1 से हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, तो हमारा x बराबर आ जाएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 8/y, ठीक। अब जो है, चूँकि हमको पता है कि 8/y माइनस y इज इक्वल टू 2, ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 8 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, और y स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम जब वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू हमारी निकल के चली आएगी, क्या है, y की वैल्यू जो हमारी निकल के चली आएगी y माइनस 2 और y प्लस 4, ठीक है, इक्वल टू 0। तो y बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, y बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू को उठा के पुट कर दो समीकरण 1 में। समीकरण हमारा एक क्या था, एक्स वाई, तो वहाँ पे हम पुट जब कर देंगे y की वैल्यू 2 आई हुई है, तो x इंटू 2 बराबर 8, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। और जो हमारा समीकरण बना था x 10y प्लस 8x, और ये तो हमारा x की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो 10y प्लस x इक्वल टू 10 इंटू 2 और प्लस 4 इक्वल टू 24। तो जहाँ पर अगर 24 है तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर, हाँ डी इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक कस्बे में 5% जनसंख्या की किसी महामारी से मृत्यु हो जाती है और जनसंख्या में 8% घबराकर कस्बे को छोड़ दे चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अब 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे में कुल कितनी जनसंख्या थी। तो ठीक है, माना कस्बे की जनसंख्या 100% है, 95 जो हैं 5 जनसंख्या की महामारी से मृत्यु हो गई तो 95 हो गई। घबरा के छोड़ने वालों का से 8% है तो 95 गुणे 95 हो गई, और 8 घबरा के छोड़ गए 8% और कम हो गया, तो 95 गुणे 92 और बटे 100, तो इसका परसेंटेज निकल जाएगा 87, ठीक। और टोटल जनसंख्या कितनी है, वो 88,274 है, तो 95 गुणे 92 बटे 100, तो आ जाएगा 87% लगभग आ जाएगा। 87 को जब आप उनका परसेंटेज दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, कुल जनसंख्या निकालनी है, तो ठीक है 88,274 क्या करेंगे 88,274,
ठीक। 274 गुणे 100 और बटे 87.4 कर देंगे, 87 आएगा, 87 के समथिंग, तो आ जाएगा 1,10,000 नहीं सॉरी 1,01,000। क्या आ जाएगी जनसंख्या? 1,01,000। ठीक, इतनी जनसंख्या थी। अगर ऑप्शन में है कहीं पे तो आ जाएगी। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। 10210 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? आप पेयर बना लीजिए। पेयर जब बनाएंगे तो इसका वर्गमूल आपको निकल के आ जाएगा। हमको याद है इसका 101 होगा वर्गमूल। कितना होगा? 101। कुछ चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेगी, वहाँ पे एकदम याद होनी चाहिए कि हाँ इसका वर्गमूल क्या होता है। ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आते हैं 34 में 3/4, 3/4, 5/8, 7/12 औसत ज्ञात कीजिए। इनका औसत निकालना है, तो इनका औसत कितना हो जाएगा? इनका औसत आप निकालिए। तो औसत निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो पदों का 3/4 प्लस 5/8 प्लस 7/12 15 16 कर देंगे। और कितनी संख्या है? 4 संख्या बटे कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या कर देंगे। अब यहाँ से निकल के क्या होगा? नीचे पद आ जाएगा। तो आप जब करेंगे तो आंसर इसका निकल के आ जाएगा कितना? 139/92। ठीक है, देखिए कौन सा विकल्प 8.13 गुणे 106 के बराबर है, मतलब 8.13 गुणे 106 के बराबर है। तो 8.106 का मतलब जानते हैं आप? 106 को आप जो है वो आप लिख सकते हो ऐसे 10 की घाते 6। 106 मतलब ये 106 नहीं है, ये बाई मिस्टेक हुआ है। 8.3 मतलब 10 टू पावर 6 होगा ये। ठीक है, 10 टू पावर 6 होगा। 8.13 इंटू 10 टू पावर 6। इसको क्या करना है? इसको बताना है कि ये किसके बराबर है। तो इसको जब आप करेंगे तो आ जाएगा आपका, दशमलव हटा दीजिए। ठीक, 183 इंटू कितनी संख्या बाद? 0.2, तो यहाँ 10 टू पावर -2 हो जाएगा, इंटू 10 टू पावर 6 हो जाएगा। तो 813 गुणे इसमें सबसे घटिया 10 टू पावर 4 आ जाएगा। 10 से 4 तो 4 जीरो जो जोड़ दिए 113 के बाद 4 जीरो जहाँ पर वहाँ देखिए 4 जीरो कहाँ है? 831 बी ऑप्शन आपका, सॉरी बी नहीं बी नहीं होगा सही, डी होगा सही, क्योंकि बी में देखिए 831 लिखा, उसमें 1 लिखा। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ठीक, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ का मुहावरा होता है। बहुत दिनों बाद दिखना, ईद का चाँद होना। ईद का चाँद होना कहाँ गया? ईद का चाँद हो जाना। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ईमानदार मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी जो मनुष्य के क्या है? श्रेष्ठ लक्षण है। मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। सही वाक्य पहचानिए। हाँ, तो इसमें क्या होगा? ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी जो होता है मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, तो डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा डी, ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ठीक है, 50 क्वेश्चन आज करते हैं, 50 क्वेश्चन जो है कल के लिए रखते हैं। अनिल अनल का सही अर्थ क्या होगा? अनिल और अनल, तो अनिल और अनल का सही अर्थ होगा, एक वायु होता है अनिल, वायु, और अनल मीन्स अग्नि होती है। तो वायु और अग्नि, वायु और जहाँ है वहाँ लगा दीजिए, अग्नि वायु नहीं, वायु और अग्नि। अनिल मतलब वायु। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द के नहीं है, शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंकज, अंडज, खग या नभचर, तो पंछी दाना चुग रहा है रेखांकित शब्द का जो है वो नहीं है। तो पक्षी का पर्याप्त अंडज पर्यायवाची क्या होता है? अंडज होता है, खग होता है। ठीक, नभचर भी होता है, विहंग होता है, परिंदा होता है, मगर पंकज किसका होता है? पंकज जो होता है वो कमल का होता है। तो ये हो गया। ठीक, अब आते हैं ये आपका जो है, ये वीडियो को जब आप देखेंगे तब अब मैं इसके सिर्फ आंसर्स आपको बताता हूँ। ठीक है, आंसर विच ऑफ द आइटम्स हैं लिस्टेड बिलो द नॉट फूड फॉर द क्वेश्चन नंबर 41। ठीक, 41 से क्वेश्चन है, विच ऑफ द नॉट फूड फॉर द प्रीहिस्टोरिक मैन। हाँ,
फॉसिल, बूनिस, एग्स एंड फ्रूट्स। तो कौन सा इसमें हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉसिल। कौन सा हो जाएगा? फॉसिल। ठीक, आज नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अ सेंटेंस इज द डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स ए बी सी एंड डी, पॉइंट द पार्ट ऑफ इज एरर। यू आर लर्न इंग्लिश फॉर द लास्ट 1 year बट यू शो नॉट इम्प्रूवमेंट एट ऑल। ठीक, तो इसका हो जाएगा आपका यू आर लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं 43 पे। क्या है? डैश डॉग इज़ द फेथफुल एनिमल। तो इसमें क्या लगाना है आपको क्या यूज़ करना है इसमें? प्रीपोजिशन है ना, ए एंड डी। तो इसमें क्या लगा? अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। ए डॉग, ए हो जाएगा सही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द डायरेक्ट सेंटेंस। आई आस्क शीला इफ़, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का है। आई आस्क, ये इनडायरेक्ट का, इसको डायरेक्ट फॉर्म में बताना। आई आस्क शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर। आई सेड टू शीला मे आई नो फादर। I told Sheila, may I know your father? I asked Sheila, can I know father? I questioned Sheila, will I know father? अब इसमें तीनों में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो I said to, देखो आज किस में होता है? said to में बदल जाएगा। फिर I जो होगा द फर्स्ट पर्सन चेंज ऑफ सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? I माई में चेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ मे है ना, मे, इफ़ जो है मे, फिर I हो जाएगा, फिर नो। मे, माइट का क्या होता है? मे होता है ना, तो मे का माइट, तो यहाँ पे देखिए माइट का मे हो जाएगा आई नो योर फादर। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन इस आज हम लोग जो है बताएं 50 क्वेश्चंस को रखेंगे, फिर कल आगे 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर एक्टिव पैसिव में ले लिए। फिर द वेटर फिल द ग्लास विद वाटर, जो वेटर है उसने पानी से गिलास को क्या कर दिया? भर दिया। तो इसको क्या एक्टिव पैसिव में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? द ग्लास वाज फिल्ड विद बाय द वाटर, पैसिव में बदल रहे हैं। या क्या होगा इसका दूसरा, क्या होगा? द ग्लास वर फिल्ड विद वाटर बाय द वेटर, यही सही होगा। यही जो बी होगा, यही जो हो जाएगा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे आते हैं 40। मार्च 2000 में कौन सा दिन था? मार्च, ये देखिए आपका ये रीजनिंग के क्वेश्चन अब आ गए। मार्च 2020 में, तो इसके लिए आपको जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। सोम, शनि, शुक्र और रवि। इसके लिए आप वीडियो देखिएगा, हमारा जो है वो दिनों की संख्या बताने का वीडियो पड़ा होगा, और उसको आप देखेंगे तो ये बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बता देता, रविवार था। ठीक है, 6, 7, 4, 8, 5, 88, 48, 32, 5, 8, 6, 18, 38। यदि उपयुक्त अनुक्रम का ए फर्स्ट पद और सेकंड पद से 3, थर्ड, फोर्थ के साथ बदलता है, और इस तरह वही कितने हैं जो अपने बाएं और साथ में दाहिने नंबर से विभाजित हो जाएंगे। तो ये जो हो जाएगा इसके लिए हम क्या कहें, ऐसा अंकों के स्थान को परिवर्तित करने पर, जब अंकों के स्थान को आप परिवर्तित कर देंगे, कह रहे हैं ना, पहला पद सेकंड पद से और तीसरा पद चौथे के साथ बदलता है, ये आपस में क्या होंगे? बदल जाएंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? ठीक है, दिए गए प्रश्नों के विभिन्न तत्वों में मध्य संबंध को दर्शाया गया है। ठीक है, दर्शाया गया है। दिए गए कथनों के निष्कर्ष दिए गए, सही उत्तर चुन के आप से A is greater than B, B is equal to or less than C is equal to D is less than E is equal to C is greater than N is equal to F is equal to G is greater than H। निष्कर्ष क्या है? G is less than E and equal to और A is greater than H। तो इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकल गया कि G इज इक्वल टू F, F इज लेस देन C इन इक्वल टू D इज लेस देन E हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा, D इज लेस देन E हो जाएगा। मीन्स उसके बाद हम आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन पे। NAAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधा और शिक्षकों को भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता NAAC वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेजों की आलोचना की थी।
सरकारी कॉलेजों की आलोचना की थी। कार्यवाही के निर्देश विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो अब दोनों में से क्या है, दोनों ही सही लग रहे हैं, इसलिए ए इसका आंसर हो जाएगा सही। ठीक है। और 50वां क्वेश्चन है, यदि किसी कोड भाषा में एक्स्ट्रानेट को 9416, ये आपका अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन है कि किस नंबर रूप में कोड किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी को 9 में किया जाएगा, तो टॉलरेंसी की कोड भाषा क्या होगी? तो टॉलरेंसी की जो कोड भाषा हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 548916। ठीक है। टॉलरेंसी की कोड भाषा क्या हो जाएगी आपकी 4, क्योंकि टी का जो है वो नंबर क्या है 4 है। आप सही पर देखिए। ठीक, तो ये हो गया। आज के लिए हम 50 क्वेश्चन रखते हैं। 50 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आप सॉल्व कराएंगे। थैंक यू।